Hello, future officers. My name is Rohit Garcha, and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows कि अगर आपके current affairs sorted हैं, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now this video is part 1 ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट 1 है ये। कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें। लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे। वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो। लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। फॉर नाउ टेक द प्रिंट आउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स। लेट्स बिगिन। हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून। ठीक रहा फेस्टिवल? करा एंजॉय? मजा आ गया? ठीक है। कब हिट हुआ ये इस 4-5 दिनों में कि अब दिन कम रह गए? एक बार तो आया होगा दिमाग में। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे फेस्टिवल में ना बंदा कुछ कुछ चीज़ों से इंस्पायर हो जाता है, हालांकि वो इंस्पिरेशंस फेक होती हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं। किसी का अच्छा घर सजा हुआ देख लिया होगा तो मैं भी अफसर बनूंगा, मेरा घर भी। या फिर किसी के वो 240 शॉट्स जलते हुए देख लिए होंगे आपने, पटाखे। सोचा होगा हमारे घर के बाहर भी ऐसे ही होगा। हुआ होगा ऐसा, थोड़ा बहुत हुए होंगे इंस्पायर। बहुत शॉर्ट लिव्ड इंस्पिरेशंस होती हैं ये। पिछली बार भी हुए होंगे, वो आप 3 या 4 दिन के अंदर अंदर भूल गए होंगे कि ऐसी इंस्पिरेशन भी है मेरी। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट यू गाइज कि अपनी मोटिवेशन ना थोड़ी सी लॉन्ग लिव्ड रखो, थोड़ी अच्छी, मतलब जिसके अंदर प्राण हो, थोड़े से जिसमें ज़िंदगी हो, जिस इंस्पिरेशन में, ऐसी इंस्पिरेशन रखना। ये फेक इंस्पिरेशंस होती हैं, है ना। आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट। भूलना मत कि हम सारे एक ही नाव में सवार हैं, एक ही रास्ता है, एक ही जगह जा रहे हैं सबके सब, और तुम सबके अंदर जितने भी तूफान चल रहे हैं वो सिमिलर हैं। तुम कुछ ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन सबकी सेम है, तुम उससे निकाल के रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पर अल्टीमेटली उसका मतलब सेम ही होता है ना। जो कि इस केस में शो ऑफ है कि अफसर बनूंगा किसी को दिखाने के लिए। नहीं बनोगे, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा आपके अलावा। सच में किसी को क्या पड़ी है आप अफसर बनो या ना बनो, है ना। लास्ट टाइम हमने कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था आपको ना। हाउएवर हमने कुछ रिवीजन के टारगेट्स रखे थे। आई होप कि आपने पहले 4 डॉक्यूमेंट्स रिवाइज कर लिए होंगे। कर लिए? किसने नहीं किए एक बारी ऑनेस्टली हाथ खड़ा कर दोगे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोमल बच्चे, यहाँ पे इमेज क्लियर है? मैं एक बारी फिर भी चेक कर, आपका नेटवर्क सही है क्या? मतलब अगर इमेज आपको ब्लरी दिख रही है तो यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि मेरे पास में। आप एक बारी नेटवर्क चेक कीजिए अपना। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सबके पास? यहाँ पे डॉक्यूमेंट है आपके पास? ये ले जाइए यहाँ से। ये वहीं रख देना कहीं पे। जैसे गुरुद्वारे में नहीं होता, एक बंदा गेट पे खड़ा होता है वो थालियां बांटने के लिए। यहाँ पे भी एक ड्यूटी लगा देते हैं ना, जिस हिसाब से बंदे आते जाते हैं, कि एक वहाँ पे खड़ा होकर थाली बांटेगा कि सर कुछ खाने को दे रहे हैं, इसको ग्रहण करना है आपने। देयर वाज अ स्टूडेंट जो कि अभिमन्यु में ही पढ़ता था पहले, एंड ही गेव दिस एनालॉजी। अब उनका अपना इंस्टीट्यूट है, वो हिमाचल की उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। एनालॉजी उनकी ये थी कि यहाँ पे ऐसा काम होता है कि यहाँ पे ना सारी सब्जियाँ बना के आपको थाली में परोस के दी जाती हैं कि खाओ, बस आपने बस खाना है ना। हाउएवर जब आप एक्चुअल तैयारी में जाते हैं आपको समझ में आता है कि सब्जियाँ प्रोक्योर भी खुद ही करनी थी।
और बनाना भी खुद ही था। आप यहाँ पे सिर्फ आपको बनाने की विधि बताई जा रही है, इट्स जस्ट अ रेसिपी बुक जो आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो कंफ्यूज मत होना इन दो चीज़ों में। चले बच्चे शुरू करें आज के टॉपिक्स। चलिए डॉक्यूमेंट खोल लीजिए। आज का जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है सिंपल है ये, लेकिन आप थोड़ा सा कोर लेवल पे कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमारे आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक टेक्निक उन्होंने निकाली है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। However, you are aware that carbon monoxide is also a poisonous gas, odorless गैस है, वो डिटेक्ट नहीं होती है, और ब्लड हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन से ज़्यादा उसकी एफिनिटी, प्यार मोहब्बत वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में है ना, और वो आपकी बॉडी में काम नहीं आता। दैट्स वाई अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर खड़े हो, दैट मीन्स कि आप सफोकेट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज आपकी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज़्यादा है। स्टिल ये वाला जो मूव है वो सेलिब्रेट करा जा रहा है ना, और कहा जा रहा है कि ये नेट जीरो की तरफ अचीवमेंट के लिए ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो हेल्प करने वाली है, राइट। लेट अस सी ये कर कैसे रहे हैं, हाउ। अगर आप यहाँ पे बच्चे अबाउट में देखेंगे, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, इट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग इलेक्ट्रोकैटालिटिक कंडीशंस एंड अंडर एम्बिएंट टेम्परेचर्स एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कोई टेक्निकल सवाल आता है वो इस स्टेटमेंट से आएगा, ठीक है बच्चे। इसका रिमोट पड़ा है किसी के पास यहाँ पे? हाँ ये वाला ऑन कर दीजिए। सो वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास डायरेक्टली कोई भी यूज नहीं है। कोई भी यूज क्यों नहीं है उस चीज का? इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ना एक स्टेबल गैस है, तो आपको अगर उसको किसी चीज में फ्यूल की तरह यूज करना है तो आपको यू हैव टू कन्वर्ट इट इन सम और दी अदर वे। अगर आप कन्वर्ट करना है दैट मीन, ये एसी चलाना था बस, हाँ जी थैंक यू। तो मतलब अगर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है दैट मीन्स एनर्जी लगेगी उसके अंदर, है ना। पानी को अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ाना है उसमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, आपको मोटर ऑन करनी पड़ती है, दैट मीन्स एनर्जी इंटेंसिव, है ना, ये एक प्रोसेस रहता है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को एज इट इज यूज नहीं कर सकते। हाउएवर कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ कुछ यूजेस हैं डायरेक्टली जो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है। फन फैक्ट, जो आपका मार्स के ऊपर जो रोवर गया है उसके अंदर जो एनर्जी यूज करने के लिए जो इंजन यूज हुआ था उसके अंदर जो फ्यूल था दैट वाज कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, राइट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली फ्यूल की तरह यूज होता है। आइए बच्चे लिख लेते हैं इसको, CO यूजेस। ये ऑनलाइन बच्चों आपका ये इमेज का सॉर्ट हो गया क्या? एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट में कि फिट सॉर्टेड, फिर स्मूथली चलाते हैं क्लास को। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेनॉल, है ना, और मीथेनॉल आपका फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। इसके अलावा ना एक सिन गैस भी होती है, SYN सिन गैस, CO+H2, है ना, तो वहां पे भी आप कार्बन, ये दोनों फ्यूल की तरह डायरेक्टली यूज हो सकते हैं। इसके अलावा यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उल्टा। मतलब जब हम खाने को खराब होने से बचाते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ ऑक्सीजन कट करना होता है ना। या तो हम जो आपके चिप्स के बैग्स वगैरह होते हैं उसको हम उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके चीज़ खराब कर देती है। हेंस आप लोग एंटीऑक्सीडेंट्स की दवाइयाँ खाते हो, है ना, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो जाए बॉडी। एजिंग का डायरेक्ट रिलेशन है ऑक्सीडेशन से। हेंस आई थिंक गुरु ग्रंथ साहिब में कोई एक श्लोक है, उसमें सांस लेने को मौत बताया हुआ है सीधा, है ना। वो यही उसका मतलब, मेरे को तो ऐसा लगता है कि साइंटिफिक वे में यही उसका मतलब है कि यू आर एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग योर बॉडी वाइल ब्रीदिंग,
है ना। तो इसलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लीजिए यहाँ पे, यूज एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट लिखिए, यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ fresh meat products such as fish, chicken, beef, etc. बस मीट प्रोडक्ट्स तक लिख लीजिए। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन का उल्टा, तो जहां जहां भी ऑक्सीडेशन हो रखी होगी उसको हटाने के लिए अगर यूजेस में ये बताया जाएगा तो आप उसको टिक मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो अगर मेटल से रस्टिंग रिमूव करनी है वी विल यूज कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख लीजिए इसको भी। मतलब जब हमने लिखी है ना ये चीज़ की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बहुत सारी चीज़ें सब्स्यूम कर रहा है, तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना रिड्यूस कर रहा है। तो रिडक्शन जहाँ भी आपको लगे, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको रिडक्शन बोलते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो, प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और अगर दोनों हो रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उनको, राइट। यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। अगेन रस्टिंग एक सरफेस फिनोमिना है, जंग ऊपर ही लगता है, सरफेस ऑफ मेटल्स। एक इन्होंने दावा किया हुआ है यहाँ पे कि ये ना आपकी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। कोई सोच सकता है कैसे? सर्कुलर इकोनॉमी ये होती है जो इकोनॉमी प्रोड्यूसर है वही वापस इकोनॉमी में घूम रहा है। रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा होती है एक सर्कुलर इकोनॉमी में, कि आपने एक इतना कुछ प्रोड्यूस कर लिया कि एक समय बाद आपने नेचर को एक्सप्लॉइट करना बंद कर दिया, राइट, और आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो और उन्हीं सब प्रोडक्ट्स को बार बार रिसाइकिल कर रहे हो, इकोनॉमी आपकी सर्कुलर आ गई है। अब आपका कोई भी इम्पैक्ट नेचर पे होना बंद हो गया। नेट जीरो जिसको बेसिकली कहा जाता है ना, मतलब उसका एक रूप है ये नेट जीरो, एग्जैक्टली यही। सर्कुलर इकोनॉमी कैसे हो सकती है इसमें? हाँ राइट, कुछ इस एंगल पे ही बात है ये, कि वट एवर यू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आपकी इकोनॉमी उस पर चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके किसी भी तरह अगर आप मोनोऑक्साइड में डाल के, मतलब उसको कन्वर्ट करके थ्रू आपका कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, क्या है, कैटालिटिक इलेक्ट्रोकैटालिटिक कंडीशंस, राइट, दोनों का मिक्सचर, तो आप उसी को दोबारा फ्यूल यूज करके आप इंडस्ट्री में दोबारा यूज कर सकते हो, हेंस योर सर्कुलर इकोनॉमी। हाउएवर जो कन्वर्जन के अंदर आपको एनर्जी लगनी है, जैसे मैंने पहले बोला, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल गैस है, इसको अगर आपने इसकी फॉर्म चेंज करनी है, यू हैव टू पुट इन एनर्जी। ये एनर्जी हम लेने वाले हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, हेंस योर सर्कुलर इकोनॉमी। कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर एक दो लाइनें और लिख लेते हैं। इट हैज वन कार्बन एटम, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं हम सब कुछ, मेंस में जो अब लिख रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है मेन से। इट हैज वन कार्बन एटम विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंटली बॉन्डेड टू वन ऑक्सीजन एटम। कार्बन मोनोऑक्साइड को ना कार्बोनिक ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, इन नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बात किसकी कर रहा है। कार्बोनिक ऑक्साइड भी लिखा हो सकता है वहाँ पे और कार्बन ऑक्साइड भी लिखा हो सकता है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखा होगा, तो वेन एवर सिर्फ ऑक्साइड लिखा हुआ है दैट मीन्स CO की बात हो रही है।
इट इज अ टॉक्सिक कॉमा ओडरलेस गैस विद नो टेस्ट, तो खाना मत। इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म, क्या बनता है? ये आया हुआ है पेपर्स में, ये मतलब बहुत पेट सा क्वेश्चन है ये। जब भी हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें पॉल्यूटेंट्स पढ़ते हैं, पॉल्यूटेंट्स के अंदर से 3-4 ही क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट में जाके, उनमें से एक ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बनके क्या प्रोडक्ट बनाता है। इट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हमको ऑक्सी हीमोग्लोबिन चाहिए था, हमको मिल जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सेमीकोलन डाल लीजिए, आगे लिखिए। कॉजेज एस्फिक्सिएशन, ASPHYXIATION, एस्फिक्सिएशन, कॉजेज एस्फिक्सिएशन, दम घुटना, causes asphyxiation and damage to CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये किस चीज को अफेक्ट करता है? योर नर्वस सिस्टम। जब हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी है, सेम एज योर एक्सिस, है ना? It's a flammable gas. मार्स पे फ्यूल के लिए क्यों यूज करा होगा इसको? तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के, एबंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन मार्स। तो यहाँ से फ्यूल ले जाने की बजाय यहाँ से कन्वर्टर भेज दो जो कि वहीं के फ्यूल को यूज़ करे। सेम चीज़ जो हम मून पे करना चाह रहे हैं, क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं हम वहाँ पे, कि हम वहीं की चीज़ों से अगर कुछ फ्यूल निकाल पाएँ तो हमें इतना सारा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैंस वी कैन मेक बेसिस देयर, राइट। मेन काम तो एनर्जी और आपका मटेरियल का ही है, तो वहीं मिल जाए तो बेटर है। जैसे आप नहीं जाते, अगर ट्रैकिंग पे जाते हो तो आप कौन कौन सा सामान लेके जाते हो वर्सेस अगर नॉर्मल वेकेशन पे जा रहे हो, किसी रिजॉर्ट में रुकने जा रहे हो, तो आप किस टाइप की पैकिंग करते हो? फ़र्क होता है ना दोनों में। हाँ, यही है कि जो चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी आप यहाँ से क्यों लेके जाओगे, तो आप जाओगे भी ऐसी जगह। बहुत ही ज़्यादा बुरे वक्त के अंदर वो ये पूछ सकते हैं कि किसने डेवलप किया था, तो PCS वाले उसको भी अंडरलाइन कर लें साथ साथ। CCU, NCOE CCU बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है बच्चे। और नीचे आपको ना बिल्कुल जस्ट उसके नीचे बच्चे 2 बुलेट पॉइंट्स गिवन है। इट अलाइंस विद इंडियाज गोल फॉर नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। एक तो आपको रिमाइंड होगा कि नेट जीरो गोल कब का है। अलाइनमेंट मैंने आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करी है, इतना डिटेल में कोई डॉक्यूमेंट इसके ऊपर आया नहीं है कि आगे जाके कैसे होगा। बिकॉज डिटेल में डॉक्यूमेंट नहीं आया तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाए कि बता दो कैसे होगा, है ना। ये डिप्लोमेटिक सा आपको कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर, राइट। समवट हमने यहाँ पे टच कर ही लिया है कि एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने कार्बन न्यूट्रल भी होना है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर भी करनी है, तो वाई नॉट उसका यूज़ करके हम लोग उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर दें। यूजेस आई थिंक हमने स्टार्टिंग में लिख लिए थे, है ना। ये डायरेक्टली भी फ्यूल की तरह यूज होता है, ये डायरेक्टली। ठीक है बच्चे, इजी इनफ। एक यूज में इसमें और लिख लो, यूज इन इंफ्रारेड लेजर्स। वहां पे भी हम ऐसे कुछ इनर्ट गैस डालने की ट्राई करते हैं, है ना। दैट इज वाई आपका बल्ब जो है, अगर आप उसको मतलब वो
फूट जाता है, तो अब वैसे इसको चलाओगे तो उसका टंगस्टन फिलामेंट जो है वो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम उसमें से वो एयर निकाल के दूसरी चीज़ डाल देते हैं। सेम यहाँ पे भी इसका यूज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आज के भी सारे टॉपिक ऐसे ही हैं, लड्डू लड्डू से। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, अगेन बड़ा मजेदार सा टॉपिक है ये। दिस इज नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क। किस में से लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, पर आपको पता ही होगा कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया होगा ये नेशनल अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ, आधा मैंने बता दिया, बाकी आप बता दो। हाउसिंग लिख लीजिए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत टेंजिबल सा टॉपिक है, जैसे ही थोड़ा सा इस टॉपिक में डीप जाओगे ना, आपको कुछ मजा आने वाला है। सोचा नहीं होगा इस एंगल पे पहले तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मैं कर दूं कि जो अर्बन डेवलपमेंट है इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, स्टेट्स डेवलप करते हैं शहरों को, और आपकी जो NUPF है ये आपको दे दी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो आपको लगता है कि मतलब ओवरस्टेप कर रहे हैं सेंटर? पॉलिसी देखते हैं, फ्रेमवर्क देखते हैं, क्या 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 करने को बोल रहा है, फिर डिसाइड करते हैं उसके बाद में, है ना। सेंटर के पास में हमेशा थोड़ा बेटर पूल रहता है टैलेंट का ना, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल दिया है कि आप लोगों की भी जो एस्पिरेशंस होंगी बचपन में, वो कभी भी रिसर्च वर्क में जाने की नहीं है। बहुत कम लोगों की होती है, रिसर्च वर्क में कोई जाना ही नहीं चाहता, सबको ऐसी ऐसी चीज़ें ही चाहिए कि मैं गाड़ी से उतरूँ, सलूट बज जाए, कोई बैग पकड़ने आ जाए, छोटी छोटी इंस्पिरेशन, ये सब हो जाए, मैं घर वापस जाऊँ तो आसपास वाले देख रहे हो, मतलब इस टाइप की इंस्पिरेशंस रहती है, शॉर्ट लिव्ड। तो टैलेंट पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है इसके अंदर। अगर आपको बोल दो कि यार आपको पुड्डा में एक यहाँ पे जॉब है ना, डू यू एस्पायर टू गेट इट, आप नहीं एस्पायर करोगे, है ना। सेंटर के पास में ना टैलेंट पूल ज़्यादा है, तो इस टाइप की पॉलिसीज और इस टाइप के फ्रेमवर्क जब वो निकालती है ना, उसमें आप डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखना कि यार ये किस लेवल पे जाके सोचा हुआ है। आइए बच्चे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहली लाइन ही देखेंगे, आप पेज नंबर 1 पे ही, outlines an integrated and coherent approach towards the future of urban planning in India. Outlines, कीवर्ड यहाँ पे outlines है, ठीक है। अगर कोई ड्राइंग करता होगा तो आपको समझ में आएगा कि आप आउटलाइन का क्या मतलब है ना। आउटलाइन कर रहा है बस, वो ऊपर ब्रॉड स्ट्रक्चर बता रहा है कि यार ये किया जा सकता है। कैसे करेगा वो देखिए जरा। At the NUPF score, firstly at the NUPF score, lie 10 sutras और philosophical principles, है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल, जो मैं आपको चाह रहा हूं कि आप एक अच्छा गाइडिंग प्रिंसिपल उठा लो, अच्छी इंस्पिरेशन उठा लो, है ना। तो ये आपको 10 गाइडिंग प्रिंसिपल दे रहा है अबाउट व्हाट, अबाउट फ्यूचर अर्बन प्लानिंग, ठीक है जी। Secondly, 10 sutras are applied to 10 functional areas of urban space and management. तो मैंने ये जो आपको इधर लिस्ट में गिवन है, दैट इज योर 10 सूत्रास और गाइडिंग प्रिंसिपल्स। इसको हम साथ साथ देखेंगे कि ये ट्रांसलेट कैसे हो रहा है, इसका फंक्शनल एरिया एग्जैक्टली बनेगा क्या, है ना। तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझो इस बात को, जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्टेन क्वेश्चंस आर आस्किंग यू कि आपके फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, कि करना कैसे है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको रोड मैप ही डिजाइन करने को दे दिया था, राइट, उसके अंदर आपको फंक्शनल एरियाज एग्जैक्टली बताने होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखिए आप, सिटीज आर क्लस्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल,
ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये फिलोसफिकल प्रिंसिपल है कि सिटीज को देखना, सिटीज हैं क्या, शहर क्या है। इन्होंने बोला यार क्लस्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब इसका फंक्शनल एरिया क्या है, साइड पे एरो डाल के आप लिख लीजिए, एक एक लाइन ही है, जितनी ये लाइन है उतनी ही लाइन है उसकी। cities are made up of people's skills and talents. समझ में आया? Cities require a sense of place. सेकेंड वाला क्या मतलब हो सकता है इसका? आपके ऐसे में ऐसे टॉपिक्स आएंगे। वैसे क्या कहना चाह रहा है ये? सिटीज रिक्वायर अ सेंस ऑफ प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा होता ना कि क्या कहना चाह रहा है, आप कोई सिटी इमेजिन करो, लेट अस टॉक अबाउट अमृतसर। क्या आता है दिमाग में? और गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर, और जलियांवाला बाग। या टूरिस्ट अट्रैक्शंस होगी। इसके अलावा कल्चर क्या है वहाँ का? खाना पीना, स्ट्रीट फूड, है ना। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द सिटी। सेम जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, आपको दिमाग में आता है कि अच्छा वेल मैनेज ट्रैफिक, थोड़ी स्लो लाइफ। मुंबई की बात करते हैं, आपको बॉलीवुड, ग्लैमर, ये सब दिमाग में आता है। तो ये ना सिटीज की आइडेंटिटीज हैं कुछ कुछ। हैदराबाद की बात करते हैं तो क्या आता है दिमाग में? बिरयानी आती। क्या चीजें हैं ये है वो कि सिटी रिक्वायर अ सेंस ऑफ प्लेस, कि यार ये प्लेस है क्या, उसमें सेंस क्या है, व्हाट इज द प्लेस। तो लिखिए इसको एरो डाल के बच्चे, सिटीज नीड देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जब आप किसी चीज को किसी चीज से आइडेंटिटी डिराइव करने लग जाते हैं। हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पंजाब से ज़्यादा क्यों है या बंगाल से ज़्यादा क्यों है? इज़ बिकॉज बंगाली लोगों में बंगाल को लेकर आइडेंटिटी है, पंजाबी लोगों में पंजाब को लेकर आइडेंटिटी है, यूपी वालों में यूपी को लेकर आइडेंटिटी नहीं है। इट्स मिसिंग देयर। और क्योंकि लैंड से आइडेंटिटी नहीं आ रही तो वो कहाँ से लेंगे? रिलीजन, नेक्स्ट बेस्ट थिंग। तो वहाँ से आइडेंटिटी लेंगे, वो सेकेंडरी आइडेंटिटी उठाएंगे वहाँ से, राइट। तो अगर आप शहर को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दोगे तो लोग भी उसको गंदा नहीं करेंगे। चंडीगढ़ में साफ सफाई या इंदौर में साफ सफाई क्यों है? क्योंकि चंडीगढ़ और इंदौर के लोग प्राउड हैं उस शहर में रहने के लिए, राइट। हेंस वो अपने घर को क्यों ही, मतलब, है ना। तो इस तरीके से आपको सेंस ऑफ प्लेस प्रोवाइड करनी है। थर्ड इज नॉट स्टैटिक प्लान बट इवॉल्विंग इकोसिस्टम्स, है ना। ये तो इजी है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है प्लान्स शुड चेंज एंड ग्रो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है, आई थिंक अखबार में भी अभी तक आया नहीं है ये। चंडीगढ़ के जो मेन रोड्स है ना, उसमें उन्होंने जो एक ट्रक और बसेस के लिए लेन्स बनाई हैं, बट दे हैव मेड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। पर वहां पे कोई भी ट्रक और बस नहीं चलती है। क्यों? ट्रीज की वजह से, राइट। दैट मीन्स कि अब हमने प्लान तो कर लिया था, मूव भी अच्छा है कि ट्रक्स और बसेस एक तरफ चलेंगी। और क्योंकि हमने वो रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट 2022 हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स की जो लास्ट टाइम रिपोर्ट करी थी, उसमें उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम स्टेट रोड्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सब मूव अच्छा है। लेकिन अब नाउ वी नीड टू ग्रो। तो ये हमारे जो सेंटर की तरफ से गाइडिंग प्रिंसिपल्स आए हैं, उन्होंने बोल दिया कि अगर कुछ प्लान कर लिया है, नहीं सही चल रहा है तो चेंज भी कर लेना है, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। नाउ यू आर सीइंग कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स कितने ब्यूटीफुल है अपने आप में। आपके आंसर्स अगर इस टाइप से आ जाएं, बस आपको आइडेंटिफाई करने की देर है कि वो पूछ क्या रहा है। वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है, सारे क्वेश्चन में नहीं ऐसा होगा, पर अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये पूछ क्या रहा है। जैसे रोड मैप वाले में बहुत क्लियर था, मतलब अगर आप वहां पे एक भी बच्चा ऐसे लिख देता ना कि रोड मैप के अंदर नंबर 1 पे आइडेंटिफाई 200 पोटेंशियल विलेजेस इन दी फेज 1 एंड देन 200, मतलब रोड मैप पूछा गया ना आपसे कि आपने करना कैसे है। ये नहीं पूछा सस्टेनेबल विलेज क्या होती है। और सवाल उसमें ये था, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, आई थिंक ऑनलाइन बच्चों ने भी, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा था। सवाल ये था कि सस्टेनेबल विलेजेस एक पोटेंशियल एरिया है इंडिया को वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए, है ना। डिजाइन अ रोड मैप फॉर द सेम।
तो हमने इंडिया को वर्ल्ड के टूरिज्म रोड मैप पे लाना है थ्रू सस्टेनेबल टूरिज्म इन विलेजेस। तो वो ये नहीं पूछ रहा सस्टेनेबल टूरिज्म इन विलेजेस का क्या मतलब है ना, वर्ल्ड डेस्टिनेशन टूरिज्म का क्या मतलब है, ये सब नहीं पूछ रहा वो बोल रहा है कि यार इंडिया को अगर वर्ल्ड के मैप के ऊपर लाना है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेन में बंदा बैठा है ना, और वो खुश है, पूरा ग्रुप खुश है कि यार लेट्स गो ऑन अ वेकेशन, तो उसमें इंडिया का नाम आना चाहिए उस कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो इंडिया क्या ऑफर करेगा ऐसा, तो उनमें से एक चीज़ हम ऑफर कर सकते हैं कि हमारे हर गांव का एक यूनिक कल्चर है, तो आप किसी भी गांव में आ जाओ, है ना। तो व्हाट कैन बी द रोड मैप कि आप 200 विलेजेस आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये मेरा सजेशन है ना। आप कुछ भी और दे सकते हो, सिर्फ स्ट्रक्चर पकड़ना है। इसके बाद में हम विलेजेस को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये इको विलेज है, ये जंगल में बस रही है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल विलेज है, आपको ये सब देखने को मिलेगा, है ना, ये खाने पीने के लिए है, ये आपका रिलीजियस विलेज है ना, जैसे शिरडी वगैरह होगी, है ना। तो आप ऐसे विलेज को कैटेगराइज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। दिस इज द रोड मैप जो पूछा गया है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से अप्रोच करना है, तो यहां पे वही हो रहा है। नेक्स्ट इज बिल्ड फॉर डेंसिटी। इसका सिंपल मतलब है बच्चे, सिटी शुड बी बिल्ड टू यूज स्पेस वेल। बिल्ड फॉर डेंसिटी, कि अगर आपके पास लिमिटेड जगह है तो उसको अच्छे तरीके से यूज करना है, स्पेस को। थोड़े टाइम में अगर आपको कोई, अगर यहाँ पे फिजिक्स बैकग्राउंड से आपको रियलाइज होगा जो हम ये बात कर रहे हैं ना, इट इज नथिंग बट स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बात ही हो रही है इधर। थोड़ा सा सोच के अगर देखोगे सेम ही है, उनका भी कोर प्रिंसिपल सेम ही होता है कि आप टाइम के अंदर, एक टाइम का फ्रेम है, मतलब अगर यहाँ पे आप टाइम लगाओगे, इधर आप स्पेस लगाओगे, है ना, तो आपको बस इस चीज को ढंग से यूज करना है कि आप किस टाइम में स्पेस को किस तरीके से यूज कर रहे हो, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये, पर अगर थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों बाद आपको रियलाइज हो तो बहुत मजा आएगा। वो दिन आपके जिंदगी का अच्छा दिन होएगा जिस दिन आपको ये रियलाइज हो मैं क्या कहा है अभी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। पब्लिक प्लेसेस दैट एनकरेज सोशल इंटरेक्शंस। जैसे इसके ऊपर भी काम हो रहा है, कॉमन एरियाज वगैरह एस्टेब्लिश हो रहे हैं। आप लोगों के कॉलेजेस में भी होगा एक ऐसा सा कॉमन सा एरिया जहाँ पे आप लोग जब क्लासेस नहीं है वहाँ बैठे हो। मोस्टली कैंटीन्स होती है लोगों की, बट मोस्ट कॉलेजेस के अंदर अलग से भी एक जगह होती है। क्यों है वो जगह? सेम प्रिंसिपल है। जिस दिन वो फिगर आउट कर लोगे उस दिन ये समझ में आ जाएगा बच्चे। ये इसको लिख लीजिए आप एरो डाल के, देयर शुड बी पब्लिक एरियाज फॉर पीपल टू मीट। अब रह ही रहे हो सोसाइटी में और सोशल एनिमल हो ही, तो मिलने के लिए जगह तो चाहिए ना। एनिमल्स के अंदर एक ही चीज तो है, इंस्टिंक्ट्स। तो जब तक उसको आप फुलफिल नहीं करोगे। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैकबोन। ये तो इजी है बच्चे, विच इंक्लूड्स मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंक्लूडिंग आपकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपकी मेट्रोज, बसेस, उसके बाद में जहां इंडिविजुअली जाना है ई रिक्शाज एंड रिक्शाज, राइट, उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ये। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी को हार्म नहीं करना। फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, सिटीज नीड टू मेक देयर ओन मनी। ठीक है जी, सिटीज के पास पैसा बनाने के बहुत तरीके होते हैं। आप लाइसेंसेस बेच सकते हो, चंडीगढ़ चालान बहुत करता है ना। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे सिटी अपना पैसा खुद कमा सकती है, टूरिज्म से कमा सकती है ना। एन नंबर ऑफ टैक्सीज आर देयर, हर चीज पे टैक्स है, हर पार्किंग लॉट में घुसने का टैक्स है। Cities require a clear, unified leadership. तभी आप एक गाइडिंग प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल अ डिश, वो वाला गाइडिंग प्रिंसिपल है ये। वन क्लियर लीडर एज अ गाइड, इसका मतलब ये है। स्टेट सब्जेक्ट है, वो इतना नहीं गाइड करेंगे माइक्रो में आके, डोंट वांट टू कमेंट कि वो कौन होगा।
डिपेंड करता है। एक छोटा शहर है जहाँ पे ये दोनों तीनों चीज़ें ही पॉसिबल नहीं है, या एक और बड़ा शहर है जहाँ पे मेयर पॉसिबल नहीं है ना, तो वी कैन नॉट नेम। दैट शुड बी द वन, मतलब जिसको एक्चुअली उस शहर के बारे में पता हो, उस शहर के एसेंस के बारे में पता हो। मे और मे नॉट बी अ पॉलिटिकल पर्सन। पॉलिटिक्स में ऊपर आने के लिए ना एक अलग सीढ़ी है, उसकी अलग कॉस्ट है। आप और मेरे जैसा बंदा पॉलिटिक्स के अंदर ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास वो कॉस्ट नहीं है पे करने को। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसके अलावा बहुत कुछ बेचना पड़ता है आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए। पॉलिटिक्स एक ऐसी गेम है जिसको मतलब आप ऊपर नहीं जाते, आपको किसी को नीचे करना होता है। डिफरेंस है दोनों में, किसी के सर पे पैर रख के जाना है आपको, है ना। तो नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स। तो मेयर आपको थोड़ा सा उसमें आ जाता है, आपको सीट्स वगैरह चाहिए उसमें। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, हेंस दीज आर कॉल्ड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये आउटलाइन है बस। अगर कोई माइक्रो एग्जाम्पल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक को समझने के लिए ना थोड़ा मेरे को कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि ये कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। सो आई स्टडीड अ केस स्टडी कि ऐसी कौन सा शहर है जो इन प्रिंसिपल से ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है, एंड दैट केम आउट टू बी मुंबई, है ना। तो मुंबई की केस स्टडी आई शेयर विद यू, है ना। इसके बाद में प्रिंसिपल्स देख लेते हैं पहले। सिटीज एज इंजन्स ऑफ रीजनल ग्रोथ। कहने का मतलब आसपास के एरियाज के अंदर भी उसकी ग्रोथ की जो आउट ग्रोथ है, थोड़े बहुत फल पत्ते वहां भी गिरने चाहिए, राइट। ठीक है बच्चों, दीज आर दी 10 सूत्रास और गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो आपने जब भी किसी आंसर को सोचना है जो कि आपको थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल पे लेके जा रहा है, सो दिस इज द मेथोडोलॉजी जो आपने वहां पे अपनानी है, राइट। लिख लीजिए वहां पे, केस स्टडी लिख लेते हैं। केस स्टडी मुंबई। दो पार्ट्स में करेंगे इसको हम। पहला ये कि व्हाट इज द चैलेंज, मुंबई क्या चैलेंज फेस कर रहा है स्लैश था, और अर्बन प्लानिंग किस हिसाब से हो रही है वहां पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ही बता पाएंगे अभी हम, है ना। वो लीडरशिप और आपका बिल्ड फॉर डेंसिटी, सेंस ऑफ प्लेस, ये उसमें नहीं आएगा अभी, वो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना, थोड़े सालों बाद में होता है। जैसे आपको अपने बचपन का घर याद आता है ना बीच बीच में, जब बड़े हो गए तब, है ना। तो जब मुंबई बड़ी हो जाएगी ना, फिर हम देखेंगे कि क्या है उसमें सेंस ऑफ प्लेस। क्या है मुंबई की प्रॉब्लम? ठीक है, ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से क्या होता है? कल तोड़ दो इसको थोड़ा सा। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ज्यादा मुंबई में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए लोग भर भर के जा रहे हैं उधर। काम बहुत है मुंबई में, हाँ, इस टाइप की चीजें। हाँ हाँ हाँ, वो जोग्राफिकल दिक्कत है बच्चे। उसकी जो मुंबई की जो ड्रेन है ना, अगर आप उसको, जैसे मान लो अगर मुंबई इस लेवल पे है, राइट, तो जो मुंबई की ड्रेनेज है वो इस लेवल पे, मुंबई का हाई टाइड लेवल इस लेवल पे, लो टाइड लेवल इस लेवल पे। तो जब तो लो टाइड होता है तब तो अगर यहाँ बारिश हो रही है तो पानी जो है, लेट अस यूज ब्लू कलर, तो पानी आपका यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर हाई टाइड है, यहाँ पे सिंगल सिंगल वो वाले फ्लैप्स लगे हुए हैं बाय द वे, कि अगर तो पानी नीचे होएगा तो ये प्रेशर से खुल जाएगा, अगर पानी ऊपर है तो पानी बाहर से अंदर नहीं आएगा, फ्लैप्स विल क्लोज, राइट, सिंगल फ्लैप है, राइट। सो अगर यहाँ पे हाई टाइड के अंदर बारिश हो रही है तो पानी को एग्जिट नहीं है, एंड हेंस द मुंबई विल गो अंडर द वाटर, राइट। और हाई टाइड का आई थिंक यहाँ पे 5 आवर्स 50 मिनट्स का कुछ साइकिल रहता है, तो 5 घंटे 50 मिनट बाद में ये लेवल नीचे जाएगा, जो कि नेचुरल साइकिल है, राइट। और आपका पानी फिर ड्रेन आउट होगा, तो 6 घंटे के करीब मुंबई पानी के नीचे रहेगी अगर वहाँ पे बारिश हो गई है, राइट। सो इट्स अ जोग्राफिकल प्रॉब्लम, उसमें पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। अर्बन प्लानिंग, हाँ, बच्चे सीवेज जो आप बात कर रहे हो ना, सीवेज सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस की, इट इज मोर अ स्ट्रेस ऑन द ड्रेनेज सिस्टम, है ना। सीवेज सिस्टम उसका सब पार्ट है। तो मैं आपको बड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, है ना। ऑब्वियसली मतलब ओवर पॉपुलेशन का स्ट्रेन उस पर आएगा ही आएगा, सीवेज सिस्टम के ऊपर भी आएगा ही आएगा। वी कैन राइट दैट, क्या क्या उसको हम रिसोर्स स्ट्रेन के अंदर डाल देंगे वैसे,
ठीक है, तो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी है, मेन प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन ही है ना, पर क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन दी अर्थ, है ना, और अगर और कहीं लाइफ नहीं है यूनिवर्स में तो इन दी यूनिवर्स कह सकते हैं हम, राइट। तो ऐसी जगह पे हमको थोड़ा सा ओवर स्टेप करना पड़ेगा, नॉट जस्ट सेइंग कि ओवर पॉपुलेशन से हो क्या रहा है, हम उस पर बात करेंगे। क्या क्या बोला हमने, ठीक है, लिख लीजिए, रिसोर्स स्ट्रेन लिख लीजिए आप, रिसोर्स स्ट्रेन, रिसोर्स में आपके एरो डाल के लिख लीजिए आप, ऐसे तीन चार में डिवाइड कर लीजिए, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, और जैसा मैम ने कहा वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, सीवेज उसमें आ जाता है, इंक्लूडिंग हम सॉलिड वेस्ट जो हमारा कलेक्ट होता है, गार्बेज, उसको भी इसी में डाल देते हैं। क्या कहते हो, ठीक है जी, इसमें डाल देते हैं उसको, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। और क्यों हो रहा है ये सेकंड पॉइंट, कैन वी से लैंड स्कार्सिटी इज अ प्रॉब्लम देन, इसी वजह से ये राइज हो रहा है हाउसिंग वगैरह का, लैंड स्कार्सिटी। ये मुंबई की प्रॉब्लम्स हम केस स्टडी कर रहे हैं, लेट मी रिमाइंड यू, आप लोग एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। और गया कोई मुंबई आप में से, तभी नहीं पता तुम्हें प्रॉब्लम्स, जिस दिन जाओ, मेरे को तो लगा था कि क्लास में कोई गया होगा ना, वो अच्छी तरह फट के बताएगा कि यार मैं नहीं जाता दोबारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने नॉर्मल केस स्टडी में भी किया था कि आप इकोलॉजी का अच्छा खासा नुकसान कर देते हो, और अगर हर जगह पेवमेंट्स हैं, तभी जब लास्ट टाइम यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई थी, है ना, और पानी को पेनिट्रेट ज़मीन में जाने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ से जाएगा, रन ऑफ ही होगा ना सरफेस पे, हर जगह रोड्स, पेवमेंट्स और ये सब है, इस वजह से एक्विफर्स भी रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन निकाला था कि वो जो हमने लेक्स वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि लेक्स को रिवाइव कर रहे हैं, उससे पहले सर्वे हुआ था लास्ट ईयर, है ना, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा लेक्स मिली थी, यूटीज़ में दिल्ली में सबसे ज़्यादा लेक्स थी, है ना, सर्वे के थ्रू पता लगा था। वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमने रिवाइव करना है, और चंडीगढ़ में भी समा हुआ 30 से ऊपर लेक्स बता रहे थे उसमें, मुझे 1.5 पता है चंडीगढ़ में एक और आधी। ठीक है बच्चे, ट्रैफिक कंजेशन, हाँ राइट, ये ऑनलाइन उन्होंने सही बताया, बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉल्यूशन, वो जो आप वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं ना बच्चे, उसको पॉल्यूशन में सबस्यूम कर देते हैं, सारे टाइप के पॉल्यूशन। मुंबई लोकल्स की कहानी तो सुनी होंगी तुमने कि मुंबई लोकल ट्रेन है, बहुत ओवर क्राउडेड होती है, वो सच है सारी कहानियां वो इतनी ज़्यादा क्राउडेड है कि मेरे दिमाग में सीरियसली ये कंसीडर करने का आइडिया आया था कि मैं स्टेशन के अंदर लंगड़ा के ही घुसूंगा, लंगड़ा के ही निकलूंगा, लेकिन मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले में बैठूंगा, क्योंकि वहाँ मैं तो नहीं बैठ सकता, है ना, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर वहाँ पे लगभग 4200 की कैब्स होगी थी लोकल में, कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, और ज़्यादा नहीं गए, 3 या 4 जगह गए होंगे, एंड कैब्स का कॉस्ट ये आ रही थी, लोकल ट्रेन बहुत सस्ती थी, 8 रुपये टिकट, 10 रुपये टिकट, 15 रुपये टिकट एट मैक्स, राइट। यस, ट्रैफिक कंजेशन, तो ऐसा शहर है वो। तुम लोग ऑफिसर बन के जाना प्लीज वहां पे, ठीक है, तुम्हें पता हो कि कोई रिसीव करने आ रहा है, कोई जा रहा है ना, जिस टाइप के तुम सेंसिटिव से बच्चे हो ना, कि मुझे भी 2 बार सोचना पड़ता है, मैं सही फीडबैक ना दे दूं, रोना पड़े बच्चा, कि अगर मैंने कह दिया घटिया आंसर है कि लिखना बंद कर दे, फिर मेरे को रमीज सर बोले कि तूने बच्चा हमारा खराब कर दिया, अब दूसरा ला के दे this area does not represent India at all. This area does not represent India. ना ही यहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स आपको इंडिया रिप्रेजेंट करती है, ना ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही यहाँ की लाइफ, ना ही यहाँ के पॉलिटिशियंस, ना ही यहाँ की गवर्नेंस, ये इंडिया रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा।
है ना, आपको पता ही नहीं है कि छोटी बात के ऊपर अगर कोई बंदा आपकी गर्दन पे चाकू रख दे तो करना क्या है, नहीं घबरा जाओगे आप। और ये थोड़ा सा दूर ही हो जाता है, ये अम्बाला क्रॉस करते ही जो जो यूपी का बॉर्डर आता है, थोड़ा सा दूर बस। ठीक है बच्चे, पॉल्यूशन लिख लिया हमने, ट्रैफिक कंजेशन लिख लिया, लैंड स्कार्सिटी लिख लिया, रिसोर्स ट्रेन के अंदर वो वाटर मैनेजमेंट और ये सब आ गया। और एक यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई के अंदर एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्लम है धारावी, राइट। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, कैसे लिखें उसको। लेट मी रिमाइंड यू, हम लोग मुंबई की प्रॉब्लम को डेवलपमेंट से सॉल्व करने की बात कर रहे हैं थ्रू दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम स्लम की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कैटेगरी देंगे उसको। हाँ, कैन वी कॉल इट सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट भी करनी है वहां पे तो थोड़े टाइम के लिए तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स जो वहां पे फेस करनी पड़ेंगी लोगों को। वाइल इट इज शिफ्टिंग, उस जगह पे क्या प्रॉब्लम आएगी, सवाल समझे मेरा। हाँ, कोई एक बता दो। और मतलब आप अगर आप एक बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, एंड इट्स अ वोट बैंक, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, आप उनको उसी जगह पे बसाने की बात कर रहे हैं, बट आफ्टर आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ कुछ आपको प्रोजेक्ट्स बनाने, हाउसेस देने हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी उधर, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम। हाँ, तो ये सोशो इकोनॉमिक चैलेंज है बच्चे एक तरह से। सॉल्यूशन, हाँ मतलब वो तो फिर खरड़ के फ्लाईओवर से भी बंदे 10 साल दुखी थे ही। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ वो तो सोल्यूशन में आएगा ना, जो आपने जो चीज बोली कि प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है, उस सेंस में बोल रहा हूँ कि तो प्रॉब्लम क्या होगी, राइट। लेट्स राइट इट, सोशो इकोनॉमिक चैलेंज। इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन में लिखिए द रीडेवलपमेंट ऑफ धारावी, the redevelopment of Dharavi will lead to displacement and socio-economic losses. ठीक है बच्चे, समझ में आया। और मुंबई ने किन किन चीजों पे क्या, वो लिख लीजिए अब, हाउ मुंबई इज इवॉल्विंग, मुंबई इज एवोल्यूशन। नंबर 1 मेट्रो एक्सपेंशन, जो कि आपका 6th सूत्र है यहां पे। कोस्टल रोड डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट, कोस्टल रोड डेवलपमेंट है ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है ये। दूसरा ट्रांस हार्बर लिंक, जितना जल्दी हो सके आप अंदर के ट्रैफिक को ना बाहर करना चाहते हो। ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई मतलब एक इट्स एन आइलैंड, 7 आइलैंड्स का ग्रुप है मुंबई, राइट। तो उसको मेन लैंड से कनेक्ट करने के लिए ट्रांस हार्बर हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं साथ साथ में, यहाँ पे कंजेशन कम हो।
और अंदर गाड़ियाँ बाहर ही पार्क हो जाएं और उसके बाद आप मेट्रोज में ही आओ, हैंस योर मेट्रो एरिया। तो पहला टारगेट इनका ये है कि वो डीकंजेस्ट करना चाह रहे हैं मुंबई को, सबसे पहला काम ये हो रहा है। नेक्स्ट इज न्यू एयरपोर्ट। न्यू एयरपोर्ट क्यों बन रहा होगा? इन एंटीसिपेशन ऑफ द फ्यूचर ट्रेवल ग्रोथ, राइट। जैसे हमने पहले बताया था ना आपको कि अगर आप वो जैसे FRI और इन सब इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हैं तो आपको एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग के बीच में बड़ा बड़ा गैप देखने को मिलता है। सो दे हैड एंटीसिपेटेड कि सबके पास एक समय गाड़ियाँ होंगी तो यहाँ पे जगह चाहिए। अभी भी सरकारी पुराने जो 40 से पहले अपार्टमेंट्स और ये सब बने हुए हैं, आप देखेंगे कि उसके सामने भी बहुत बड़ा गार्डन छोड़ा होता है, पीछे भी बहुत बड़ा गार्डन छोड़ा होता है, राइट। जो गवर्नमेंट बंगलोज वगैरह होते हैं वो कितना पीछे जाके बने होते हैं, इतना बड़ा उनका ड्राइव वे है। तो अब भी हम वही करना चाह रहे हैं कि इतने % 70% इको ग्रीन स्पेस होनी चाहिए आपकी लिविंग एरिया में। सो फोर्स ही किया गया था पहले, राइट। तो न्यू एयरपोर्ट उस एंटीसिपेशन में है ऑफ द फ्यूचर एयर ट्रेवल, फ्यूचर एयर डिमांड। लास्ट इज आउटवर्ड रियल एस्टेट बूम। आउटवर्ड रियल एस्टेट बूम ये आपको हर जगह देखने को ही मिलता है। जैसे एक समय था, उस समय आप अगर चंडीगढ़ से खरड़ जाना चाहो, है ना, तो आपको वो आउटर लगता था। अब वो इंटीग्रेट हो गया है पूरे चंडीगढ़ मोहाली के साथ में, खरड़ इज इंटीग्रेटेड। आपको फील नहीं होता कि अब आप कहीं बाहर जा रहे हो। जब ये इंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद में कुराली ऐसा फील होने लग गया था, है ना। जो लोकल एग्जांपल अगर आपको दूं मैं कि अब कुराली जाना है, दैट वाज आउट। आज के टाइम में कुराली भी खरड़ अब इंटीग्रेट हो चुका है ना। इट इज लोकल टू चंडीगढ़ ओनली, राइट। तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड रियल एस्टेट बूम, राइट। सो इट्स अ सोल्यूशन डीकंजेस्ट करने के लिए सिटीज़ को, कि कुराली वाला बंदा यहाँ आके PG या रूम रह के रहे और यहाँ जॉब कर रहे, इससे अच्छा उसको कनेक्ट कर दो, 20 मिनट का रास्ता कर दो, घर चला जाएगा, डीकंजेस्टेड रहेगा। और कैसे जाएगा? दैट इज़ योर आपका रोड, बाहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ पे आपका ट्रांस हार्बर लिंक्स है। ठीक है बच्चे, आइए जी चलें आगे। कॉन्टेक्स्ट इसका बहुत सिंपल सा है। भूटान के किंग असम आए थे बस, और क्योंकि थोड़ा वाइडली कवर कर लिया इस न्यूज़ को, तो हमारे लिए इंडिया भूटान रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो गए। मैंने आपके लिए ना कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि इंडिया भूटान रिलेशन चल क्या रहा है एग्जैक्टली। हिस्टोरिकल, ट्रेड एंड इकोनॉमी, डिफेंस, कल्चरल, डायस्पोरा एंड अदर, साइंस एंड टेक। ठीक है, यही सारे। बाय द वे, जो मैंने आपको जैसे एक बारी पहले भी बताया था, अगर किसी चीज़ के एस्पेक्ट्स आप भूल जाओ तो जस्ट रिमेंबर योर सब्जेक्ट्स, है ना, कि आपने सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़े, वही एस्पेक्ट्स है किसी भी चीज़ के, राइट। तो इसमें मैंने कैटेगराइज कर दिया आपके लिए कि आपको इंडिया भूटान में ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट कहाँ से करें? भूटान के बॉर्डर से कर लें, थोड़ी ज्योग्राफी देख लें इसकी पहले। आइए बच्चे लिख लेते हैं, स्टार्टिंग में लिख लो इसको। शेयर्स लैंड बॉर्डर विद ओनली 2 कंट्रीज। नंबर 1 इंडिया, इंडिया का मैक्सिमम है। नंबर 2, दूसरी कौन सी है? चाइना। इंडिया में कौन सी 4 स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। एट जॉइंस 4 इंडियन स्टेट्स। ये हम ना उसमें लिख लेते हैं, लेंथ वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 असम, किलोमीटर से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताया तो 267 किलोमीटर्स। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश,
217 kilometers. Third is West Bengal, 183 kilometers. Last one is Sikkim, 32 kilometers. आपको रिवर्स के नाम तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना इसमें? नहीं, लिख लीजिए 4 मेजर रिवर्स. ड्रांगमे, DRANGME, ड्रांगमे चू, CHHU. ये लोकल भाषा में रिवर को ही बोलते हैं वहाँ पे. तो ड्रांगमे लिख लीजिए आप, पर आपको ड्रांगमे चू लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे. हाँ, जैसे आप यहाँ पे पेज नंबर 2 पे देखेंगे ना, जो लास्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन भूटान सपोर्टेड बाय इंडिया इंक्लूड्स, ये मांगडे चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. सो चू मीन्स रिवर ओनली. इवन हिमाचल में भी छोटी रिवरलेट्स को चो कहा जाता है, चो या नाले, राइट. सो सेम सी, चू का मतलब रिवर ही है. कॉमा मो, MO, मोचू, MO स्पेस CHHU, वांग, WANG, वांगचू, एंड टोरसा, TORSA. टोरसाचू. ठीक है जी. और भूटान में जितनी भी रिवर्स हैं, ऑल ऑफ देम ड्रेन इनटू, या मतलब द रिवर, मेन रिवर कौन सी हुई बाद में? ब्रह्मपुत्र. ऑल रिवर्स ऑफ भूटान ड्रेन इनटू ब्रह्मपुत्र. ये रिवर्स, ये मेन रिवर्स हैं. इनका नाम आपको इसलिए लिखवाया है कि वो कई बार सवाल आ जाता है कि ये वाली जो रिवर्स हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है. ठीक है बच्चे, आइए बच्चे, अब डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2. सो इंडिया ने 1949 के अंदर ही इनके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी थी इन 1949, विच वाज रिवाइज्ड इन 2007. बाय द वे, ये जो रिवीजन जब हुई थी ना बच्चे, इससे पहले भूटान, अगर बिल्कुल ऑनेस्ट होकर सही भाषा में बताऊं, जब भूटान के पास में इतनी सॉवरेनिटी नहीं थी. 2007 के बाद में भूटान की सॉवरेनिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि ट्रीटी रिवाइज हुई थी. उससे पहले भूटान को कोई भी आर्म्स या कुछ भी इंपोर्ट करना है तो इंडिया की कंसेंट की रिक्वायरमेंट थी, परमिशन चाहिए होती थी. लिख लेते हैं बच्चे इसको, रिवाइज क्या हुआ है 2007 में, है ना. हिस्ट्री का पार्ट है ये, पर आप इतना डिटेल में पढ़ते नहीं है हम उसको स्टैटिक सब्जेक्ट्स में. द रिवाइज्ड ट्रीटी रिप्लेस्ड द प्रोविजन requiring Bhutan to take India's guidance. Replaced the provision requiring Bhutan to take India's guidance on foreign policy with sovereignty.
and not require Bhutan to obtain India's permission over arms imports. और बहुत अच्छा सा मेथड होता है ये, किसी को आज़ादी से सॉवरेनिटी प्रोवाइड कर देना ना, स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा सा रिबेलियस फेज में हो जाता है, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं। हेंस चाइना की एंट्री का पॉइंट भी इसके बाद में ही बना था। फिर लेटर ऑन समझ में आता है कि नहीं यार सही बोल रहा था वो। जैसे आपके घर वाले आपके साथ में एक सर्टेन एज के बाद में आपने आज़ादी डिमांड करी होगी, आपको मिली होगी, आपने एक्सप्लॉइट भी बहुत करी होगी, फिर इवेंचुअली समझ में आया होगा या शायद चल रहा होगा वो फेज़ की आने वाला होगा कि नहीं यार सारी बातें गलत नहीं थी उनकी, ठीक थी। तो फिर आप थोड़ा सा सेंसेस में फिर वापस आते हो, थोड़ा दबते हो, थोड़ा काम होते हो, राइट। सेम कॉन्सेप्ट चलता है। ह्यूमंस आर सेम एवरीवेयर, है ना, चाहे मार्स पे बसा लो इनको, गाइडिंग प्रिंसिपल सेम ही रहने वाले हैं, चेंज नहीं होगा ये, राइट। सब पार्ट हो आप उन प्रिंसिपल्स का ना चाहते हुए भी, यू आर बाउंड बाय देम, आप नहीं उसको क्रॉस कर सकते, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, राइट। समझ में आया ये पॉइंट? सिंपल है ये तो। मतलब इंडिया और भूटान के रिलेशन खराब होने में ना हमारी भी बहुत बड़ी गलती है कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो वहां पे अनाउंस किए हैं, जस्ट लाइक इंडिया में जो होता है सेम हमने भूटान में भी कर दिया कि प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, काम भी शुरू हो गया, लेकिन रुक गया। लास्ट आपको उसमें देखने को मिला होगा, इसकी एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जब एक वैक्सीन मैत्री हमारा शुरू हुआ था प्रोग्राम, तो भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द फर्स्ट डोजेज ऑफ कोविशील्ड। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में से था वो भूटान, जिसने अपनी सारी पॉपुलेशन को कोविशील्ड की पहली डोज लगा दी थी। दूसरी खत्म हो गई, 3 महीने में लगनी थी, इंडिया ने नहीं सप्लाई करी, बहुत बाद में हुई है, 6-7 महीने बाद हुई है सप्लाई, राइट। सो इससे रिलेशन खराब ही होगा, आपने वादा कर दिया, आधा कर दिया, राइट। ये तो शेयर हो गया अपने आप में, है ना ले लो जिसको लेना, कॉपी कर लो, लिख लेना अब होगा पता क्या, मेरे दिमाग में घूमती रहेगी लाइन, मुझसे मत बुलवाया करो ये सब आइए बच्चे अगला देखते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स बाय द वे इसके सब बोन ऑफ कंटेंशन ये साथ साथ रखना कि बोन ऑफ कंटेंशन समझते हो कि गले की हड्डी क्या बनता है ना। तो ये सारी चीजों में आपको बोन ऑफ कंटेंशन भी दिखाई देगा साथ साथ। ट्रेड एंड कॉमर्स, भूटान, जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है वैसा ही भूटान और इंडिया का है, अनफेवरेबल ट्रेड है। भूटान ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, कम चीजें एक्सपोर्ट करता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है। आइए बच्चे देखते हैं, इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट एस्टैब्लिशेस अ फ्री ट्रेड रेजिम। एफटीए हुआ था इन दोनों कंट्रीज के बीच 1972 में हुआ था, लिख लीजिए, एफटीए साइंड इन 1972। इंडिया इज भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर ऑब्वियसली। मतलब अगर आप भूटान की जगह हो और एक दो कंट्रीज हैं, एक आपको फ्रीडम नहीं देती है, थोड़ी सी दबा के रखती है एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी के साथ में, दूसरी वो कंट्री जिसके साथ में आप कॉमन वैल्यूज शेयर करते हो, रिलीजियस है, भूटान बहुत रिलीजियस है, खुश सी कंट्री है, तो ऑब्वियसली भूटान के पास में कुछ ज़्यादा चॉइस भी नहीं है चाइना और, क्योंकि 2 ही बॉर्डर्स हैं, तो या तो चाइना के साथ में जाएगा या इंडिया के साथ में जाएगा। भूटान का बहुत क्लियर है, सिमिलर वैल्यूज शेयर करते हैं भूटान और इंडिया, राइट। चाइना की थोड़ी अलग टेंडेंसी है। तो ये जो अब चीज़ हम देख रहे हैं दैट इंडिया इज भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर, होना ही था, इसमें कोई हम ढंग से नहीं इसको कर पा रहे हैं वो अलग बात है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? भूटान के पास में चॉइस नहीं है ज़्यादा, वो जाएगा चाइना की तरफ। जैसे फिलीपींस ने एग्जिट ले लिया है BRI से, यू नो, उन्होंने इसमें इसी के टॉपिक में भी है आज, वो खुद से पढ़ने के लिए है वो। फिलीपींस है पुल्ड आउट ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और लगभग 60 के करीब प्रोजेक्ट्स है फिलीपींस के अंदर, उनमें से कुछ 30 के करीब जो हैं होल्ड पे लगा दिए कि ये नहीं बनेंगे यहाँ पे, विच इंक्लूडेड सम रोड प्रोजेक्ट, सम इंफ्रा प्रोजेक्ट, कहीं पे डैम बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, सारे रुकवा दिए चाइना के। एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स की इसको फंड करने के लिए हमें और कहाँ से पैसा आ सकता है।
हेंस आने वाले टाइम में अब इंडिया फिलीपींस के रिलेशन में सुधार देखने वाले हो अभी, है ना। अब अगर कनाडा आंख दिखाएगा तो फिर हमारे पास और पॉलिसीज भी हैं, राइट। बच्चे यहीं पे ना साइड पे लिख लीजिए इंडिया टॉप एक्सपोर्ट्स टू भूटान, है ना। मेक सेंस अगर हम यहीं पे कर लें, इंडिया भूटान के रिलेशन की अगर बात कर ही रहे हैं तो इंडिया टॉप एक्सपोर्ट्स टू भूटान, वो देखना आपकी कितने बेसिक हैं ये, जिसके बिना इकॉनमी चल नहीं सकती। डिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरा। नंबर 1 पेट्रोल एंड डीजल, ट्रक्स नहीं चलेंगे तो रोहतांग पास पे मैगी नहीं मिलेगी, ठीक है। पहाड़ों में नहीं जाएगा सामान, वहां नहीं उगता, पेड़ों पे नहीं उगती मैगी ट्रक में ही डाल के जानी पड़ती है। पेट्रोल एंड डीजल आर वेरी बेसिक। तभी यहाँ पे अगर 1-2 रुपया भी बढ़ता है ना तो हाहाकार मच जाता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट से सारी कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड जो ट्रक्स की एवरेज होती है दैट इज 2, अगर पहाड़ों में जा रही है तो 1 या 2 किलोमीटर पर लीटर, है ना। तो पहाड़ों में ये एवरेज चलती है जो वहां पे ट्रक्स चलते हैं, राइट। पेट्रोल एंड डीजल कॉमा पैसेंजर कार्स, कार्स लिख लो, कॉमा राइस, वुड, चारकोल, सेल फोन्स, कोक, वो वाला नहीं है कोक वो जो जलाने के लिए यूज होता है, कोक एंड सेमी कोक, हाँ। सोयाबीन ऑयल, एक्सकेवेटर्स, मेन में नहीं लिखवा रहा हूं आपको मैं, पर ये भारी मात्रा में जाते हैं, वहां पे नहीं कुछ भी है बनता है इसमें से। एक्सकेवेटर्स, जनरेटर्स विच इंक्लूड्स आपके टर्बाइन पार्ट्स और ये सब भी, बिट्यूमिन, बिट्यूमिन पता है, रोड बनते हुए देखिए कभी, वो एक ट्रक आता है ना जिसके अंदर कलरफुल ब्लैक कलर की बजरी आती है, जिसको एक्सट्रूडर में डाल देते हैं और वो कारपेट बिछा, उस मटेरियल को बिट्यूमिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जाता है इंडिया से वहां पे। इंडिया का टॉप इंपोर्ट भी लिख लो, टॉप इंपोर्ट्स भूटान से। आज आपका इंडिया भूटान रिलेशन पूरी तरह सॉर्ट होने वाला है, इसके बाहर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया भूटान के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा इन गिवन फैक्ट से हो जाएगा, और ये बहुत लिमिटेड हैं, बहुत छोटे हैं, इस पे किताबें पढ़नी पड़ती हैं अदरवाइज। फेरो सिलिकॉन, FERRO डैश सिलिकॉन, SILICON, फेरो सिलिकॉन, ये रॉ मटेरियल है सारा, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर है उसके लिए रॉ मटेरियल है ये। जब ये निकालते हैं वहां से वो प्राइमरी इंडस्ट्री मानी जाती है। तो मैं उस सेंस में आपको बोल रहा था कि डायरेक्टली माइनिंग क्वेरिंग करके ये सामान निकलता है और उसके बाद में इंडिया आ जाता है, इसके बाद में आप इसको किसी भी चीज में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज हैं। मेन लिख लेते हैं, डोलोमाइट चिप्स, डोलोमाइट DOLOMITE, डोलोमाइट चिप्स, एक ही मतलब एक ही है ये, डोलोमाइट के चिप्स। हाँ, पहले कोक में भी तुम लोग कंफ्यूज हुए थे ना, तो मैं कहा मैं क्लियर कर दूं कि स्नैक्स की तरफ ही हो गए, दिवाली भी गई है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब इसके सिमिलर ओवर्स और भी हैं वहां पे, राइट। तो वो हमने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कार्डमम्स, क्या होता है कार्डमम? हाँ, इलायची। बीटल नट्स, बीटल नट क्या होता है? सुपारी। ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये हमारा इंपोर्ट है। अब देख रहे हो अनफेवरेबल क्यों बोल रहा था मैं, क्यों हम इसको साथ साथ कर रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि रिलेशन क्या है
प्लस हमारा बोन ऑफ कंटेंशन क्या होगा भूटान के साथ में अगर पंगा होगा या अगर उनके मन में कुछ चीजें होंगी तो वो किन किन चीजों को लेके होंगी, तो हम साथ साथ वो भी देख रहे हैं। तो इसकी केस स्टडी आपको खुद साथ साथ प्रिपेयर करनी है। समझ में आ रहा है? आइए बच्चे आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसका नाम बच्चे आप एज इट इज याद कर लेना। अगेन ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है। हालांकि ये चीज़ आप याद रख लो कि अगर नदी को चू लिखा होगा है ना तो वो भूटान में है। तो चू वर्ड अगर कहीं भी आप देख रहे हो तो भूटान आप मार्क कर सकते हो। दैट वोंट बी अ रॉन्ग आंसर, राइट। इसके अलावा मतलब अगर भूटान को इंटरनेशनली ट्रेड करना होता है ना तो वो इंडिया के थ्रू ही करता है, क्योंकि ट्रेड का ही हम देख रहे हैं। हाँ, तो इंडिया ने भूटान को 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दे रखे हैं। भूटान का जितना भी एक्सपोर्ट है वर्ल्ड वाइड वो इंडिया से होके जाता है और इंडिया ने उसको ट्रांजिट पास दे रखा है फ्री कि आप कोई बात नहीं, आप सामान दे दो। ठीक है जी, आगे देखते हैं बच्चे। डिफेंस, एक इमट्रैट इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो कि आपकी वेस्टर्न भूटान में है, परमानेंटली उनको उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए वहाँ पे है। हाउएवर वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी आर्मी वहाँ पे क्यों है। क्यों है? चाइना को लिख लीजिए, यहीं पे साइड पे आप एरो डाल के लिख लीजिए कहीं पे। भूटान एक्ट्स एज अ बफर स्टेट। और वेस्टर्न भूटान में, वेस्टर्न भूटान में क्यों है? ये देखो जिसको चाइनीज डैगर कहा जाता है, ये दिख रहा है ये। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ से लेके सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो सिर्फ 32, जो मैं आपको बॉर्डर बता रहा था वो, हाँ वो सिर्फ 32 किलोमीटर का है। तो इसको चाइनीज डैगर, तो हमारा जो डोकलाम है जहाँ पे 3 स्टेट्स आके मिल रही थी, राइट, तो वो डोकलाम यहाँ पे है। तो इसीलिए डोकलाम का इशू बहुत लंबा चला था, क्योंकि चाइना वाज जस्ट पुशिंग डैगर अ लिटिल बिट फर्दर 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 फर्दर, और इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काटने के लिए ये मतलब डैगर काम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ये क्लियर कट डैगर, डैगर शेप का ही है ये, है ना। इट्स कॉल्ड द चाइनीज डैगर। तो वो इसी को बोला जाता है कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कट करने के लिए, राइट। सो ये हमारी बफर स्टेट का काम करते हैं, इसलिए डोकलाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अरुणाचल से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये डोकलाम। अक्साई चिन और आपके कश्मीर से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था। तो डोकलाम में तो हमने आर्मी लगा ही दी थी कि वी आर रेडी टू फाइट। मतलब हमारे उनके बीच में ट्रीटी है कि हम गन्स नहीं निकालते। आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी तो उसमें स्टिक्स, रॉक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही होता है, राइट। देयर इज़ अ रीज़न कि उनके साथ ट्रीटी हो रखी है कि हम फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चाइना के साथ में फायर आर्म्स का इस्तेमाल होता भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ में बहुत होता है, आपको यहाँ से देखिए शेलिंग होगी, पाकिस्तान से शेलिंग हो रही है। चाइना के साथ में नहीं सुना होगा आपने, होती भी नहीं है, राइट। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब पहली बार तो नहीं पर यहाँ पे बहुत अच्छे स्केल में ऐसा हुआ था डोकलाम के अंदर, राइट, कि हमने अपनी आर्मी लगा ही दी थी कि हम नहीं पीछे हटेंगे, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेंस भूटान इज इंपॉर्टेंट एंड हेंस वेस्टर्न भूटान के अंदर आपका इमट्रैट, राइट, अंडरस्टैंडिंग। आइए बच्चे आगे देखते हैं। लिख लिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एक्ट्स एज अ बफर स्टेट, कॉमा प्रोटेक्टिंग, नहीं कॉमा एज इट इज एडजेसेंट टू चिकन्स नेक। ये डैगर जहां पे घुस रहा है उसको चिकन्स नेक बोला जाता है। एज इट इज एडजेसेंट टू चिकन्स नेक, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी में अगर कभी आपको मौका मिले विजिट करने का तो आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ही देखने को मिलेंगी, और आपके मतलब एवरी मतलब ऑलमोस्ट एवरी विंग ऑफ आर्मी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ उसका वहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। इवन एनसीसी का बहुत बड़ा वहाँ पे सेंटर है, राइट। सो एवरी सिलीगुड़ी को बहुत अच्छे से हेवीली प्रोटेक्ट किया गया है, राइट, फॉर ऑब्वियस रीजन। एनईआर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से काट देता है। इंडिया एंड एनईआर के बीच में इकलौता लैंड जो कनेक्शन है दैट इज आपका सिलीगुड़ी, ठीक है। हेंस वी वांट कि हमारा बांग्लादेश के साथ में रिलेशन ठीक रहे, प्लस म्यांमार, है ना। एंड हेंस आप नीचे से मैप नहीं है यहाँ पे, बट सी रूट के थ्रू भी आप, वाई आर वी कनेक्टिंग ईस्ट, उन कंट्रीज को हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, वो यही है ताकि हमारे पास एक परली तरफ से भी एंट्री पॉइंट रहे, जस्ट इन केस डैगर गेट्स डीप इनफ, राइट। और अगर आपका कनेक्टिंग पॉइंट होगा तो डैगर डीप इनफ जाएगा भी नहीं,
समझ रहे हो, दैट इसी को स्ट्रेटेजी बोला जाता है ना, ताकि आप होने से पहले उसका एंटिसिपेट करके उसके काउंटर मेजर्स ले लेते हो तो वो होता नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर आपको पता लग जाए कि एक लॉटरी में जीतने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, तो शायद आप टिकट खरीदोगे ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। आइए बच्चे आगे देखते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुद्धिस्ट कंट्री है, राइट, एंड हेंस जो बुद्धिस्ट सेंटर्स है वो इंडिया में है, तो वहाँ से आपको पिलग्रिमेज बहुत यहाँ पे आती है, दैट इज़ आपको बोध गया में और नालंदा, सिक्किम, उदयगिरी और अदर बुद्धिस्ट साइट्स के अंदर पिलग्रिम्स। बच्चे यहीं पे ना एक और चीज लिख लो, यहाँ पे एक मिसिंग है, नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम। नेहरू वांगचुक, WANGCHUCK, नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम। इंसेप्शन इन 2010। स्कॉलरशिप टू 8 स्कॉलर्स फ्रॉम भूटान। जो इंडिया आ रहे हैं 8 स्कॉलर्स को इसके तहत स्कॉलरशिप मिलती है स्टडी के लिए। जो वहाँ पे रॉयल हाउस है ना, उसको हाउस ऑफ वांगचुक कहा जाता है। तो जो किंग्स हैं वो हाउस ऑफ वांगचुक के मेंबर्स होते हैं, उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके आया कि रॉयल फैमिली का जो घर है, मतलब हाउस ऑफ वांगचुक के कौन से देश का है, तो दैट इज भूटान। नेक्स्ट इज बच्चे आपका डायस्पोरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सब वहां पे हो रहा है। इसके अलावा भूटान वॉज द सेकेंड कंट्री टू लॉन्च भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। लिख लीजिए यहाँ पे, भूटान सेकेंड कंट्री टू लॉन्च भीम। पहली कौन सी थी? इंडिया। भूटान बिकेम द सेकेंड कंट्री टू लॉन्च भीम। ये आया हुआ है, आई थिंक एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन रिपीट ये आ चुका है, 2017-18 का सवाल था शायद ये। तो इसके चांसेस हैं कि ये पीसीएस वगैरह में या छोटे पेपरों में पूछा जा सकता है। ये भूटान था, अब तो बहुत सारी हो गई हैं, है ना। पहली बार जो रूपे प्रोजेक्ट था वो भी भूटान में ही हुआ था, बाय द वे। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक। बच्चे इसके अंदर ये जो लास्ट वाला है ना, बाकी आप पढ़ लेना, लास्ट वाला जो है डिजिटल ड्रक्यूल फ्लैगशिप प्रोग्राम, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ में है, या इन बिटवीन विच 2 कंट्रीज, है ना। तो उस टाइप का सवाल इसमें आ सकता है। एक और लिख लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ भूटान्स ड्रकरेन, DRUKREN, ड्रकरेन। ऑब्वियसली मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं इसको, DRUKREN। भाई अगर कभी घूमने फिरने जाना हो, शांति चाहिए और इंडिया से बाहर भी जाना है, तो भूटान इज अ रियली गुड प्लेस, आप लोग जा सकते हो। ज़्यादा तंग नहीं करते वो लोग, मतलब एंट्री एग्जिट पे इजी है आना जाना, बाय रोड ही चले जाते हो, रोड ट्रिप लगा सकते हो आप, सिलेक्शन के बाद सोच सकते हो, है ना, कि एक रोड ट्रिप मारेंगे, यहाँ से घूमते जाएंगे, बिहार भी, नालंदा भी घूम लेंगे, ये सब भी, है ना। अनदर मोटिवेशन, शॉर्ट लिव्ड मोटिवेशन। भूटान इंटीग्रेशन ऑफ भूटान ड्रकरेन विद इंडियाज नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इंडियाज नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है ना, इसके अंदर आपके मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स से लेके कोई भी बुक्स, कोई भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, ये वो सब कुछ आपका इस नॉलेज सिस्टम के अंदर है। सेम नॉलेज सिस्टम भूटान में भी है, जिसको ड्रकरेन कहा जाता है। इनको इंटीग्रेट कर दिया गया आपस में, ठीक है, ताकि वो भी हमारे नॉलेज सिस्टम एक्सेस कर सके, राइट। सो ये एक
इम्पॉर्टेंट हाईवे है नॉलेज का, ब्रिज है। तो अगर आप किसी कंट्री को एक्चुअली जेन्युइनली आप चाहते हो कि आपका एलाय बन जाए, सोच के देखिए इस बात को। 2007 में सोवरेनिटी पूरी तरह कि ठीक है जो करना है कर लो, चाइना के पास गए और वापस आ गए, यही होता है ना। प्लस नॉलेज, इस दैट इज द बेस्ट वे टू डू। साथ साथ में हमने बोन ऑफ कंटेंशन साथ साथ में देख लिए। एक अगर आप साइड पे छोटी सी हेडिंग डालो ना बच्चे, बोन ऑफ कंटेंशन, तो उसमें एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख लेते हैं हम। बोन ऑफ कंटेंशन वाले खड़कती क्यों है। जैसे आपके और आपके पड़ोसी के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन में भी है पार्किंग स्पॉट, है ना, तो उसको उस स्पॉट को बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है। तो ऐसे हम एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिया फेल्ड टू डिलीवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कॉमा इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और हम भूटान से ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं। हिल स्टेट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का बहुत ज़्यादा काम है उधर। और हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा बिजली, जैसे हिमाचल है ना इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस और हिमाचल से बिजली ली जाती है, वैसी स्टेट है वो। मतलब भूटान की हाइड्रो पावर सेक्टर को ना उसकी की स्टोन कहा जाता है उसकी इकोनॉमी की। ये भी लिख लो आप, की स्टोन ऑफ भूटान इकोनॉमी हाइड्रो पावर। दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन, अब सारे पंगे भूटान को हमसे ही थोड़े होंगे, हमें भी तो है। भूटान्स एफिनिटी टुवर्ड्स चाइना फॉर इकोनॉमिक गेन, ये हमें पंगा इस बात से। है ना, एक सूफी लाइन है ना वो श्री दिलजीत दोसांझ की, पहला बोली दा नहीं फिर पीछे हटी दा नहीं जदों पंगा पै जावे। हाँ ठीक है बच्चे, चलें आगे। अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाँ हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स वन ऑफ द मेथड्स, पर अगर आपको इंटरनेशनली कंपेयर करना है तो आपको कॉमन ग्राउंड चाहिए ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को आप लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाना होगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि यार कौन कितनी ज़्यादा ऐश कर रहा है, किसके पास कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। तो मेरे को कुछ तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना। तो हैप्पीनेस वो क्वांटिफाइबल नहीं है। अपने चेहरे देख लो एक बार, जो मुझे देखने पड़ते हैं मुरझाए हुए से कि पता नहीं क्या ही हो गया ज़िंदगी में, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। पर्सनल हो गया मैं आपके आंसर, उसको सवाल को आंसर करता करता, पर आप समझ रहे हो ना मेरी बात। क्वांटिफाइबल मेजर चाहिए हमें कोई, तो आप अपने लेवल पे भूटान कर सकता है ये। भूटान ने खुद ही इंडेक्स निकाला था, खुद ही को टॉप पे रख दिया, सेम एज व्हाट ब्राह्मण्स डिड। लेट्स डिवाइड द सोसाइटी इनटू 4 स्टेटास एंड गेस हु इज ऑन द टॉप, द वन हु क्रिएटेड, है ना, सिंपल इनफ। कोर वही है 2-4। ये वाला टॉपिक ना थोड़ा समझने वाला हो जाएगा। लेट्स थोड़ा से ब्रेक लेते हैं ना, कोई हल्के टॉपिक पे चलते हैं पहले। ये सारे ही बहुत हैवी से हैं, बैक टू बैक आए हैं, रैपिड फायर हो गया काइंड ऑफ। आइए बच्चे टॉपिक नंबर 6 पे आ जाइए।
वोट करना क्यों जरूरी होता है भाई? क्यों पीछे पड़े हुए हैं वोट करने के? क्यों चाहिए आपको वोटिंग? इलेक्टोरल लिटरेसी की क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है ना, जिसके अंदर आपको लोग, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल भी है, एक जगह मतलब 10% 20% लोग वोट करें, रिजल्ट तो उसमें भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट सेंस में नहीं चाहिए होती है, आपको रिलेटिवली ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होती है। तो क्यों, मतलब समझ रहे मेरा सवाल? सवाल तो समझ गए हो तुम लोग, आंसर नहीं मिल पा रहा। ट्रू रिप्रेजेंटेशन वोटिंग से कैसे आएगी? सुनो मेरी बात, सवाल सुनो। नॉमिनेशन आपकी वोटिंग से पहले फाइल हो चुकी है, उस जो द पीपल हु आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट यू, वो वोटिंग से बहुत पहले नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। वोटिंग से ट्रू रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? अगर किसी जगह पे 10-20% वोट होगी, तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 20% हो रही है, तो उसमें से उसको मेजॉरिटी चाहिए होगी, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी भी नहीं, सबसे ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। एक जगह पे वो चीज 10% या 12% लोगों, पीपल आर सपोर्टिंग दैट पर्सन, अगर वही वोटिंग ज्यादा हो रही है तो उससे क्या हो रहा है? एक बंदे को 10% लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसी को एक को 20% कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो हम क्यों एनकरेज कर रहे हैं सबको वोट करने के लिए? वाई आर वी मेकिंग प्लान्स टू लिटरेट? ये जो स्वीप प्रोग्राम है ना, ये स्कूलों में जाने वाला है। जैसे ही बच्चा 18 को होगा, उनको वहीं वोटर कार्ड भी बना के दिया जाएगा, उनको उनके एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, वोटिंग के मायने बताए जा रहे हैं। आप लोगों ने बताने हैं जाके कुछ सालों में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बताओगे जाके? क्या मायने हैं वोटिंग के? समझे सवाल? कौन सा प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक? हाँ, यस, समझे इनका पॉइंट? यस, ये दो चीजें हैं। उन जो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आया है, अगर आपकी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगी बच्चे, तो उनकी प्लानिंग बोर्ड के ऊपर आप लोग एक फैक्टर बन के आओगे। समझ रहे हो? तो आपकी अपनी एस्पिरेशंस को ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत सिंपल मेथड है। समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला? उसका ये मतलब है इस बात का। क्या करनी है? कि उनके उसमें वो आएगा हैंड, जो ये बात कर रहे थे ना अभी आपने, जैसे बच्चे ने बोला कि ट्रू डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हमें ये सब करना है। वो कैसे, मतलब कैसे होगा वो ये मेथड है। हाउएवर पीपल आर स्टूपिड, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जिस बंदे ने, आई थिंक एरिस्टोटल ने दिया था डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, उसकी किताब है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने डेमोक्रेसी समझाई, इतनी मोटी किताब है, इतने पेजेस में समझाया कि डेमोक्रेसी क्या है ना, और कैसे कैसे चलेगी। बाकी बची हुई इतनी किताब में उसने बताया व्हाई इट विल फेल। द पर्सन हु गेव द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसने डेमोक्रेसी आइडिया इन्वेंट किया कि सबसे पूछ के कर लेते हैं ना, नहीं तो नेचर तो अल्फा मेल्स पे चलती है, नेचर में तो ग्रुप्स है ना, डिसीजन मेकर्स, फाइटर्स, वो तो नेचर तो डिवाइडेड है ही है। जिसने दिया उसने ये बताया, कोर रीजन ये बताया, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड पीपल आर स्टूपिड, है ना। चलो, दो तरफ की सैर करा दी आपको, आ जाओ अब प्रोग्राम पे चलते हैं। मन अपने आप बना लेना कि क्या क्या सही है क्या गलत है, वो मेरा काम नहीं है। मान लो वो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने उसको वोट किया, वो काम नहीं कर रहा, तो बाद में वो वोट करके उसको वो भी कर सकते हैं कि हाँ, पर जनता की डिमांड तो सुनो। राजपुरा एक यहाँ पे पास में एक जगह है, एक दारू की बोतल पे जब आप वोट कर सकते हो, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या, किस एंगल पे लेके जाना चाह रहा हूँ? हाँ, वैसे दोबारा बोलना पॉइंट अपना। हाँ, जैसे मान लो सर वोट किया कि हाँ कि आपको वोट कर रहे हैं, है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स उनको जिन्होंने उसको वोट किया, मतलब डिसीजन मेकिंग कनेक्ट होगी उसमें। मान लो वो
अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वोटिंग में ये पावर भी है कि उसको आप निकाल भी सकते हैं। रिकॉलिंग की नहीं है वैसे, इंडिया में नहीं है, आपको नेक्स्ट इलेक्शन तक ही वेट करना पड़ेगा। उसी की वही बोलो कि नेक्स्ट हाँ। बट आप ऐसे सोचो ना यार, हमारी एवरेज एज 68 है, 18 के बाद में हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, 50 है, तो मैक्सिमम आप 10 सरकारें चुन सकते हो मैक्सिमम, अगर सब सही रहा, है ना। और आप समझ रहे हो किस एंगल पे लेके जा रहा हूं मैं आपको। सडनली हम डेमोक्रेसी के खिलाफ सा होने लग गए ना अभी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी। हम ही को दिखेंगी सबसे ज्यादा, हमारा बनता है इस पे बात करना, हम बीच में रह रहे हैं उसके। और सबकी एस्पिरेशन अलग है। आई कैन जेन्युइनली टेल यू कि आप लोगों के घर में भी एक जगह वोट नहीं जाती। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, है ना, आपके परिवार वाले अलग अलग करते हैं ना वोट, एक इसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ, माता पिता एक जगह जा रही है, फिर आपको कोई जानकार होएगा जिसको पड़ती होगी, है ना, उससे डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये बेस्ट मेथड होता है कि अगर किसी को जानते हो इसी को कर दो, फोन तो उठा लेगा कम से कम। मतलब अगेन इसके भी वोटिंग एटिकेट्स होते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो, कि अगर छोटा काम है, एमसी के इलेक्शन हो रहे हैं कि इस गली का प्रधान कौन बनेगा, है ना, तो आप जानने वाले को ही डालोगे। अगर आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हो, एमपी जिसका मुंह आपने देखना ही नहीं है कभी, है ना, जिस तक आपके कंसर्न्स पहुंचेंगे नहीं, तो आप ब्रॉड मैनिफेस्टोज देखते हो कि वो पार्टी क्या करना चाह रही है देश के साथ में, राइट, आप उस हिसाब से वोट करते हो। तो लोकल इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में और नेशनल इलेक्शन फर्क होता है, बट पीपल आर स्टूपिड। ठीक है, बेस ये है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन भी मुझे कोई बोले ना बाद में, ये यूट्यूब पे जाता है ना, एरिस्टोटल ने कहा है जी, उसका गला पकड़ो पहले, फिर मेरे पास इसके बारे में यही है उसका। एरिस्टोटल या प्लेटो दोनों में से कोई एक है, या सोक्रेटिस, इन तीनों में से कोई एक है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ये कहानी एनसीईआरटी में भी है बाय द वे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बात, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है। और जिस तरीके से उन्होंने समझाया है उस किताब के अंदर, इट्स डायलेक्टिक वे है। जैसे मैं आपसे पूछा ना अभी, यही वे में किताब है कि क्यों करनी है जी वोटिंग, तो कोई कैरेक्टर आंसर कर रहा है, फिर दूसरा कैरेक्टर, मतलब दो कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि अच्छा इसमें तो ये हो जाएगा, तो अच्छा ठीक है तो ऐसे कर लेंगे, इसमें तो ये हो जाएगा, ये तो अल्टीमेटली उन्होंने डेमोक्रेसी का आइडिया एक्सप्लेन किया हुआ है उस कॉन्वर्सेशन के अंदर। वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ राइटिंग। और फिर उसी कॉन्वर्सेशन के अंदर प्रॉब्लम्स डिस्कस शुरू होने लगी है, एंड वो लास्ट में ये बताता है उस दूसरे बंदे को जो सवाल पूछ रहा था कि क्यों फेल होगा जी ये, है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ लिटरेचर। तो जो आपको यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस पावर को रियलाइज करो, है ना, और उस रूप में ढल जाओ, जो वो है उसमें कन्वर्ट हो जाओ, राइट। और वो पढ़ के ही हो पाएगा। आइए बच्चे देखते हैं इसको। इनफ ब्रेक है ना, हाँ अब थोड़ा रिफ्रेश हो गए। आइए बच्चे स्वीप को देखते हैं पहले। देखिए बच्चे इसके अंदर ना 3 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो एक तो सवाल आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्वीप। ठीक है, एक तो सीधा सीधा आएगा। कौन कौन 3 है? एनसीईआरटी, आपका इलेक्शन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन तीनों के बीच में आया है। एक आधी मिनिस्ट्री वो और डाल देगा इसमें, सिमिलर सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड, है ना, लॉ की डाल देगा या सोशल जस्टिस की डाल देगा, उस टाइप की कोई मिनिस्ट्री चौथे में डाल देगा, पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो आपको 3 याद रखनी जरूरी है यहाँ पे। जो आप भूलोगे वो एनसीईआरटी भूलने वाले हो। जस्ट लेट मी आपको थोड़ा सा पहले ही आगाह कर दूं, एनसीईआरटी आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा उधर, है ना। एनसीईआरटी की जगह वो सीबीएसई वगैरह डाल देगा ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना है एनसीईआरटी है ये। इसके अलावा वो क्या करेगा? फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपका इलेक्शन कमीशन का। अगर एक ऑप्शन चुनने को बोले तो आपका इलेक्शन कमीशन बनेगा बच्चे। schools and colleges, it aims to include electoral literacy in educational system। आप लोगों के जब स्वीप प्रोग्राम क्या करना चाह रहा है, वो मतलब मेनली मुद्दा बनाना चाह रहा है आपके इलेक्शंस को, चर्चा का विषय बनाना चाह रहा है। बच्चे एक्साइटेड होंगे अगर उनका सोच के देखो, ये आपके लिए सीख है। जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो अगर कोई काम करना है तो कैसे करना है। अगर मान लो आप इलेक्शन कमीशन में ही आपकी जॉब लग जाए, है ना, उधर को आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, उधर लगा दिया जाए, और इलेक्शन का कार्ड्स, आपने नंबर ऑफ कार्ड्स बढ़ाने हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इस टाइप की चीज़ के लिए। याद करो अपना पहला लाइसेंस, जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाया होगा, तो हाउ एक्साइटेड यू वर फॉर दैट। तो वैसे ही बच्चे वोटर कार्ड्स के लिए एक्साइटेड होते हैं। स्वीप प्रोग्राम उसी को
यूटिलाइज कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स देखिए बच्चे इसके, एंगेज स्टूडेंट्स ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू वोटिंग इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कीवर्ड है बच्चे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोवाइड वोटर आईडी कार्ड्स टू एवरी स्टूडेंट अपॉन रीचिंग द वोटिंग एज ऑफ 18। बच्चे यहाँ पे ना साइड पे ना वो लिख लीजिए आप जरा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आंसर्स अच्छे आएंगे आपके। वोटिंग ट्रेंड्स, वोटिंग ट्रेंड्स देख लीजिए आप एक बार। 2019 के लिखेंगे हम, लोकसभा जनरल इलेक्शंस के देखेंगे। 67.4% पीपल had cast votes in general elections 2019. $297 million, कितना हुआ? 29 करोड़। 297 million out of 910 million did not, 297 million out of 910 million, सबके पास ही ना होता वोटर कार्ड, छोटे बच्चे, छोटे वाले भी हैं, 18 से नीचे वाले। आउट ऑफ 910 million, 91 करोड़ पीपल आर रजिस्टर्ड उस समय, डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। इलेक्शन कमीशन बोलता है, उसकी एक स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। द डिसइंटरेस्ट ऑफ यंग पीपल इन द इलेक्शन प्रोसीडिंग्स मे लीड टू रिलक्टेंस टू वोट इन फ्यूचर। ठीक है, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन से, क्या है ना, तो दिस विल, इसकी ट्रांसलेशन वहां होती है कि वोट करने नहीं जाएगा बाद में, राइट। इनिशिएटिव्स बाय ईसीआई, ईसी के साइड पे लिख लीजिए अदर इनिशिएटिव्स। स्वीप तो है ही है, इसके अलावा ई विजिल, ये हमने पढ़ी थी वैसे अगर आपको याद हो, ई विजिल ऐप, VIGIL कैपिटल्स में, फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रही है पर ऐप यही है, ई विजिल। इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, जब इलेक्शंस का कोड ऑफ कंडक्ट लगता है कि कैंपेनिंग कैसे होगी, ये सब होगा, तो अगर कोई कंप्लेंट डालनी है कि किसी ने कूड़ा छोड़ दिया या स्पीकर लगा दिया या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पोस्टर लगा दिया, तो उसकी कंप्लेंट्स इस जगह पे होती हैं। दिस इज द ऐप फॉर कंप्लेंट। नेक्स्ट इज सुविधा पोर्टल, कैपिटल्स में SUVIDH, सुविधा पोर्टल। इसमें नॉमिनेशन, फाइलिंग, परमिशंस, ये सब कुछ। रेडियो सीरीज मतदाता जंक्शन फॉर वोटर अवेयरनेस। किसके साथ में मिलकर किया होगा ये? ना, मिनिस्ट्री तो है ही है। रेडियो कौन सा होगा? ऑल इंडिया रेडियो, परफेक्ट, फॉर वोटर अवेयरनेस। ठीक है बच्चे, चलें आगे या पीछे? आज 3 टॉपिक्स हमारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन थोड़ा एक्टिव हो रखा है इन दिनों, और फॉर ऑब्वियस रीजंस। फाइनली इलेक्शन कमीशन के पास वापस आने वाली है पावर। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the current affairs master course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री, मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, you get
वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।